दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे पीजेएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड के बारे में। तो ये एक मिड कैप कैटेगरी इसका फंड है। मिड कैप कैटेगरी दोस्तों वो फंड्स की कैटेगरी होती है जो 101 से लेके टॉप 250 कंपनीज में अपना मेजर पैसा इन्वेस्ट करती है। तो यानी कि यहाँ पर रिस्क थोड़ा कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है अगर आप लार्ज कैप फंड से कंपेयर करते हैं। तो अगर आप कंपैरेटिवली ज़्यादा रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर हैं और आपका जो टाइम हॉरिजन है वो 5 से 7 साल का है तो ही आप ऐसे फंड्स में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचें। अब दोस्तों इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं पीजेएम इंडिया मिड कैप फंड के बारे में। इसमें हम डिटेल में देखेंगे कि ये कहाँ पे अपना पैसा लगा रहा है, किन सेक्टर्स में, किन कंपनीज में। साथ में हम ये भी जानेंगे कि ये कैसी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी फॉलो करता है और हम देखेंगे इसने रिटर्न्स कैसे जनरेट किया है। और दोस्तों साथ में मैं एंड में आपको ये भी बताने वाला हूँ कि क्या आपको इसमें इन्वेस्ट अभी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इन्वेस्ट करना भी चाहिए तो किस टाइप के इन्वेस्टर्स के लिए ये फंड ज़्यादा सूटेबल है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं ये वीडियो। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था ये एक मिड कैप फंड है, यानी कि ये टॉप की 101 से लेके 250 कंपनीज में अपना मेजर पैसा अभी इन्वेस्ट कर रहा है। अगर इसके बेंचमार्क इंडेक्स की बात करते हैं तो निफ्टी मिड कैप 150 टीआरआई इसका बेंचमार्क इंडेक्स यहाँ पर चल रहा है। वहीं दोस्तों लॉन्च डेट की बात करें तो नवंबर 2013 में ये फंड लॉन्च हुआ था। अब दोस्तों अगर इसके फंड मैनेजर की अगर हम बात करते हैं तो मिस्टर अनिरुद्ध साहा इस फंड को मैनेज कर रहे हैं और सिंस अप्रैल 2018 ये इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। तो काफ़ी लंबा टाइम हो चुका है, हालांकि ज़्यादा कंसिस्टेंसी यहाँ पर नहीं देखने को मिल रही है, लेकिन फिर भी 3-4 साल का टाइम अच्छा खासा कंसिस्टेंट टाइम सेम फंड मैनेजर यहाँ पर हैंडल कर रहे हैं। वहीं दोस्तों अगर हम यहाँ पर इसके फंड साइज की बात करें तो 4,000 करोड़ से ज़्यादा का इसका फंड साइज हो चुका है। तो फंड साइज के मामले में बहुत ज़्यादा अभी इसमें पैसा नहीं लगा है। वहीं दोस्तों अगर हम इसकी यहाँ पर मार्केट कैप वाइज एलोकेशन पे बात करें तो लार्ज कैप कंपनीज में 18% पैसा लगा रहा है, मिड कैप कंपनीज में 65% और स्मॉल कैप कंपनीज में ये 12% पैसा लगा रहा है। तो दोस्तों सिंस ये एक मिड कैप फंड है तो वो चीज़ यहाँ पर दिख रही है कि मिड कैप कंपनीज में सबसे ज़्यादा पैसा है, लेकिन यहाँ पर ये रिस्क थोड़ा ज़्यादा लेकर चल रहा है क्योंकि ये स्मॉल कैप कंपनीज में भी 12% पैसा यहाँ पर लगा रहा है। तो अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो ये चीज़ आप याद रखिए कि विद इन मिड कैप कैटेगरी ये स्लाइटली थोड़ा ज़्यादा रिस्क लेता हुआ फंड दिख रहा है। वहीं दोस्तों अगर इसकी एक्सपेंस रेशो पे यहाँ पर बात करें तो एक्सपेंस रेशो इसकी चल रही है 0.32% के आसपास। इसको कैटेगरी एवरेज से कंपेयर करते हैं तो कैटेगरी एवरेज जो एक्सपेंस रेशो है वो सिर्फ 0.95% है। तो अगर कैटेगरी एवरेज से देखते हैं हम काफ़ी कम एक्सपेंस रेशो, और वैसे भी आप देखेंगे बहुत ही कम पैसा ये फंड चार्ज कर रहा है इन्वेस्टर से, सिर्फ 0.32%। तो ये एक बहुत पॉजिटिव बात इस फंड की हो जाती है। वहीं दोस्तों अगर इसके एग्जिट लोड पे बात कर लें तो अगर आपने अपना डाला हुआ पैसा 90 दिन के अंदर निकाल लिया तो 10% पैसे तक आपको कोई एग्जिट लोड नहीं देना होगा। 10% से ज़्यादा पैसा अगर आप 90 दिन के अंदर निकालते हैं तो आपको 0.5% एग्जिट लोड देना होगा। 90 डेज के बाद आपको कोई एग्जिट लोड नहीं देना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप यहाँ एग्जिट लोड भी देखेंगे तो काफ़ी रीजनेबल यहाँ पर दिख रहा है। जनरली हम देखते हैं 1 साल का एग्जिट लोड लगभग हर फंड चार्ज करता है, लेकिन यहाँ पर ये काफ़ी पॉजिटिव बात दिख रही है। अब दोस्तों इस फंड की रिस्क रेशो से इस फंड की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को यहाँ पर हम समझ लेते हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इसका चल रहा है 20.43, शार्प रेशो 1.43 और टर्नओवर रेशो इसका चल रहा है 112। वहीं दोस्तों अगर कैटेगरी एवरेज की बात करें तो कैटेगरी एवरेज स्टैंडर्ड डेविएशन है 17 के आसपास। दोस्तों स्टैंडर्ड डेविएशन किसी भी फंड का हमें ये बताता है कि एक फंड कितना ज़्यादा वॉलेटाइल है, और ये जितना कम होता है उतनी ही कम फंड की वॉलेटिलिटी दिखती है। तो ये ज़्यादा है, यानी कि यहाँ पर वॉलेटिलिटी ज़्यादा है इस फंड की, यानी कि बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे इसकी जो रिटर्न्स है वो होती होगी। शार्प रेशो पे बात करें तो दोस्तों शार्प रेशो किसी भी फंड का ये बताते हैं कि एक फंड कितना ज़्यादा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न दे सकता है। तो यहाँ पर ये अच्छी दिख रही है। शार्प रेशो जितनी ज़्यादा होती है उतनी एक बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न दिखाती है। टर्नओवर रेशो दोस्तों किसी भी फंड का ये बताता है कि एक फंड कितना ज़्यादा अपने पोर्टफोलियो में सिक्योरिटीज़ को बाय और सेल कर रहा है, और ज़्यादा टर्नओवर रेशो ये दिखाती है कि एक फंड में बहुत ज़्यादा चेंजेस किए जा रहे हैं। तो ये एक काफ़ी नेगेटिव बात मुझे इस फंड की लगती है कि टर्नओवर रेशो इसकी काफ़ी ज़्यादा है, 112% के आसपास, यानी कि बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली
चेंजेस इस फंड में किए जाते हैं शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए। तो यानी कि बहुत ज्यादा लंबी कन्विक्शन से ये पोर्टफोलियो में कंपनीज को ऐड नहीं कर रहा है, शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए यहाँ पर कंपनीज में ऐड किया जा रहा है। सेक्टर वाइज एलोकेशन पे दोस्तों बात करें तो सबसे ज्यादा एलोकेशन यहाँ पर इंजीनियरिंग सेक्टर में 18.64%, देन टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी अच्छा खासा एलोकेशन है 12.68%, हेल्थ केयर में देखें 12% के आसपास, फाइनेंशियल में 11% और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में भी यहाँ पर 10% एलोकेशन दिख रहा है। तो दोस्तों किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर पे बहुत ज़्यादा रिलाई करके ये फंड नहीं चल रहा है। एक पॉजिटिव बात लगती है किसी भी मिड कैप और स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड में, क्योंकि ये जो फंड्स होते हैं यहाँ पर रिस्क ऑलरेडी ज़्यादा होता है और किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर पे अगर 25-30% पैसा लगा दिया जाए तो रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये एक अच्छी चीज़ लगती है। और बेटर चीज़ और क्या दिखती है कि यहाँ पर टेक्नोलॉजी सेक्टर आपको देखने को मिल रहा है, फाइनेंशियल सेक्टर है, इंजीनियरिंग सेक्टर है, तो सेक्टर वाइज काफ़ी अच्छी एलोकेशन दिखती है। कंपनीज पे दोस्तों बात कर लें तो सबसे ज़्यादा पैसा इसने एम्फेसिस में लगाया हुआ है 4.23%, देन निट टेक्नोलॉजीज में 4%, आईसीआईसी बैंक में 3.28%, जेबी केमिकल्स में आपको 3.22% के आसपास देखने को मिलेगी एलोकेशन। उसके अलावा एबीबी, परसिस्टेंट सिस्टम जैसी कंपनीज यहाँ पर आपको देखने को मिल रही हैं। तो कंपनीज अगर आप देखेंगे तो हाई ग्रोथ कंपनीज यहाँ पर हैं सारी। आप यहाँ पर देख सकते हैं आईसीआईसी बैंक, एम्फेसिस, निट टेक्नोलॉजीज, परसिस्टेंट सिस्टम्स। तो इसमें से काफ़ी सारी कंपनीज हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छी रिटर्न्स पिछले कई सालों में दी है और उसका इम्पैक्ट इसके पोर्टफोलियो में भी आपको देखने को मिलेगा। काफ़ी अच्छी रिटर्न्स इसके पोर्टफोलियो ने जनरेट की है। उसका वन ऑफ द रीज़न यही है कि इसने बहुत अच्छी कंपनीज अपने पोर्टफोलियो में, हाई रिस्क हाई ग्रोथ टाइप कंपनीज अपने पोर्टफोलियो में यहाँ पर ऐड की हुई है और किसी एक पर्टिकुलर कंपनी पे बहुत ज़्यादा रिलायंस नहीं है। तो ये एक किसी भी फंड की अच्छी रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटेजी रहती है। वहीं दोस्तों अगर हम यहाँ पर कंपनीज की रिटर्न्स पे यहाँ पर बात कर लें इस फंड की, तो अगर आपने 10,000 रुपये की वन टाइम इन्वेस्टमेंट की होती 5 साल पहले, तो 10,000 रुपये की आपकी इन्वेस्टमेंट इस फंड ने 31,000 बना दी है। 26% की रिटर्न इस फंड ने आपको 5 सालों में जनरेट करके दी है। वहीं दोस्तों अगर आपने इस फंड की इंसेप्शन यानी कि नवंबर 2013 में ही 10,000 रुपये लगा दिए होते तो वो पैसा इसने आपका 50,000 से ज़्यादा का बना दिया है। तो रिटर्न के मामले में दोस्तों काफ़ी अच्छा फंड ये यहाँ पर देखने को मिल रहा है। वहीं अगर हम दोस्तों एसआईपी पे इन्वेस्टमेंट पे बात कर लें तो अगर आप 1,000 रुपये पर मंथ से यहाँ पर एसआईपी करा रहे होते तो 5 सालों में 60,000 की आपकी लागत इस फंड ने 1,41,000 के आसपास बना दी है। 35% की रिटर्न इस फंड ने आपको 5 सालों में जनरेट करके दी है। 3 सालों में भी अगर आप देखते हैं काफ़ी अच्छी खासी रिटर्न्स देखने को मिल रही है। देख सकते हैं आप 36,000 की लागत इस फंड ने आपकी 78,000 बना दी है। 2 सालों में आप देखेंगे एसआईपी पे इसने 73% की रिटर्न दी है। रिटर्न्स दोस्तों काफ़ी अच्छी पिछले 4-5 सालों के अगर आप पीरियड देखते हैं तो इसमें अच्छी खासी रिटर्न्स देखने को मिल रही है। वहीं दोस्तों अगर हम इसकी बेंचमार्क से इसकी रिटर्न को कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर भी दोस्तों आप देखेंगे कि पिछले 1 और 2 सालों में इसने बहुत अच्छे गैप से, बहुत अच्छे मार्जिन से अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट किया है। आप देखिए 1 साल में इस फंड ने 61% की रिटर्न दी है, इसके बेंचमार्क इंडेक्स ने सिर्फ 45% की। 2 सालों में इस फंड ने 61% की रिटर्न दी है और इसके बेंचमार्क इंडेक्स ने 29% की रिटर्न दी है। और दोस्तों यहाँ पर लेकिन 3 और 5 सालों में गैप काफ़ी कम हो गया है। 3 सालों में आप देखेंगे बेंचमार्क इंडेक्स ने 38% की रिटर्न दी है, वहीं इस फंड ने 40% के आसपास की रिटर्न आपको जनरेट करके दी है। अब दोस्तों इस फंड का कंपैरिजन हम इसी कैटेगरी के और अच्छे फंड से भी एक बारी करके देख लेते हैं कि उसके मुकाबले इस फंड ने कैसी रिटर्न दी है। तो दोस्तों अगर इस फंड का कंपैरिजन हम एक्सिस मिड कैप फंड से यहाँ पर करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 साल में इसने बहुत अच्छी रिटर्न्स दी है। इसने काफ़ी अच्छे मार्जिन से एक्सिस मिड कैप जैसे फंड को बीट किया है। इस फंड ने 61% की रिटर्न दी है, वहीं एक्सिस मिड कैप ने सिर्फ 41% की रिटर्न दी है। और दोस्तों अगर हम लॉन्ग टर्म में देखते हैं यानी कि नवंबर 2013 में जब ये फंड लॉन्च हुआ था उस टाइम से अभी तक की रिटर्न्स देखते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आप 7-8 सालों की रिटर्न देखते हैं तो 7-8 सालों में एक्सिस मिड कैप जैसे फंड ने इस फंड को आराम से बीट किया है। काफ़ी अच्छी रिटर्न्स एक्सिस मिड कैप ने जनरेट की है। उसका रीज़न क्या है दोस्तों कि ये फंड जो है वो पिछले 2 सालों में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे पिछले 7-8 सालों में देखेंगे तो वो कंसिस्टेंसी इस फंड में नहीं दिखी है। पिछले 2 सालों में डेफिनेटली ये फंड ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो यहाँ पर इसलिए लॉन्ग टर्म में अगर हम 6-7 सालों में देख रहे हैं तो ये फंड एक्सिस मिड कैप को बीट नहीं कर पा रहा है। अब दोस्तों बात आती है कि किस टाइप के इन्वेस्टर को इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए।
तो दोस्तों इसकी जैसे हमने स्ट्रेटेजी देखी, ये फंड ज़्यादा रिस्क लेने वाला फंड है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं विद इन मिड कैप कैटेगरी, आप भी हाई रिस्क हाई रिटर्न वाले इन्वेस्टर हैं, तो ही आप ऐसे फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचें। अगर आप थोड़ा स्टेबल फंड्स चाहते हैं, थोड़ा कम रिस्क लेने वाला फंड चाहते हैं, तो आप इस फंड को अवॉइड कर सकते हैं। और दोस्तों अगर टिकर टेप को आपको भी ऐसे यूज़ करना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डीमेट अकाउंट नहीं खुलवाए तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों किसी भी फंड में इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर बात कर लें। ये वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दें।